हेलो साथियों, मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों के साथ जुड़ चुका हूं एक नई सीरीज में। आज इस सीरीज में हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आगामी जिस भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। ये दिल्ली पुलिस में पहले पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इन दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से रिलेटिव, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से सीखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और प्यार से आप इन सभी क्वेश्चनों का मजा लीजिए। और जैसा कि आप स्क्रीन से 1 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस 1 नंबर के क्वेश्चन को हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इन क्वेश्चनों से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं आरडी मैथ चार्जर, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। इनसे रिलेटिव आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा है कि मनुष्य के नाखून खालिस्तान के बने हुए होते हैं। हम यहाँ से बताते हैं कि मनुष्य के जो नाखून होते हैं ये नाखून किसके बने हुए होते हैं। तो आपका सही जवाब होता किसके बने हुए होते हैं, क्रिएटिन के बने हुए होते हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ से क्वेश्चन बन पा रहा होगा कि क्रिएटिन क्या होता है। ये क्रिएटिन एक प्रोटीन का ही प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है, प्रोटीन का प्रकार होता है। कभी कभार आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के बाल, यहां नाखून ना देकर आपको एग्जाम में दिया जाता है क्या, बाल, कि बाल खालिस्तान किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो आपको यहीं से सीखना है कि बाल और नाखून दोनों किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और वो प्रोटीन कौन सा होता है, वो प्रोटीन होता है क्रिएटिन प्रोटीन होता है। तो आपका सही जवाब होता कौन सा, डी आपका सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। हम यहां से क्वेश्चन को सही पढ़ते तो पढ़ने में आ रहा है क्या, नहीं, यानी कि हमें नहीं वाला बताना है। अब देखो, यहां से आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूं कि हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी में 2 प्रकार के नलिकाएं होती हैं। एक को तो क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, और दूसरी वाली कौन सी होती है, शिरा होती है। अब देखो, इन दोनों को जानने के लिए आपके पास यहां 2 जानकारी और होनी चाहिए। एक तो होता है शुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ये होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। किसकी मात्रा ज्यादा हो, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजनित युक्त ब्लड को हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि वह ब्लड जिसमें O2 की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। और हमारी बॉडी में शुद्ध रक्त हमेशा किन में प्रवाहित होता है, धमनियों में प्रवाहित होता है। और जो दूसरी वाली जो नलिका होती है ये कौन सी होती है, शिरा होती है। अब जब इसकी जानकारी आपको पता है तो इसके ठीक विपरीत प्रकार का काम होता है किसका, शिरा का। हमने धमनी में जाना क्या कि इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो वहां से हमें जानना है क्या कि इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है कौन, शिरा करती है। लेकिन अपवाद स्वरूप, अब देखो यहां तो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब यहां हमें दिया हुआ है क्या कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है, और वो कौन, धमनी। शिरा के बारे में नहीं पूछा हुआ है। अब शिरा तो आप जानते हो, शिरा तो ऑक्सीजन जिसमें नहीं उपस्थित होता है, जिसको क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं, उसका परिवहन करती है। लेकिन हमें तो यहाँ धमनी के बारे में पूछा कि ऐसी कौन सी धमनी होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। तो एक अपवाद स्वरूप एक धमनी आती है जिसको कहते हैं कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी कहते हैं, पल्मोनरी धमनी कहा जाता है। और ये पल्मोनरी धमनी हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। किस रक्त का परिवहन करती है, अशुद्ध रक्त का। यदि आपको यहां धमनी ना देकर यहां यदि शिरा के बारे में पूछा जाता कि ऐसी शिरा का नाम बताओ जो शुद्ध रक्त का, यहां ऑक्सीजन युक्त नया होकर कौन सा आता, शुद्ध रक्त आता, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और वो कौन सी होनी चाहिए, वो शिरा होनी चाहिए। तब आप आता आपके पास यहां सही जवाब कौन सा, पल्मोनरी शिरा। कौन सी आती, पल्मोनरी शिरा। यदि आपको धमनी के बारे में पूछे तो पल्मोनरी धमनी, और यदि शिरा के बारे में पूछे तो पल्मोनरी शिरा। आप इनको सही समझ पाए होंगे। तो अब बता सकते हो आप यहां से क्या कि
कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो कौन सी नहीं करती है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी को ही कहते हैं क्या? धमनी। तो आप यहां से समझ पाए होंगे, आपका सही जवाब होता है यहां से कौन सा? डी होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? जब किसी भी पिंड की यदि हम गति को दुगना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? ये हमारा यहां से सही जवाब होता। सबसे पहले तो आपको एक जानकारी देता हूं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये रेलवे की एग्जाम लास्ट टाइम जो ग्रुप डी के पेपर लगे थे उनमें पूछी हुई है कि गतिज ऊर्जा निम्न में से किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1/2 mv² होती है। इसके अलावा आपको यहां से दो चीजें और पता होनी चाहिए। एक तो a बराबर b है। a बराबर b का मतलब यहां से ऐसे है कि यदि मैं a को बढ़ाऊंगा तो b भी बढ़ेगा, और यदि b को मैं कम करूंगा तो a भी क्या होगा? कम होगा। इस रिलेशन को कहते हैं समानुपाती रिलेशन। कैसा रिलेशन? समानुपाती। लेकिन इसी चीज को यदि मैं ऐसे लिख देता हूं आपके सामने, a बराबर 1/b, तो ये रिलेशन हो गया व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। इसमें क्या होता है, यदि मैं b को कम करूंगा, यानी कि b को मैं क्या करूंगा? कम करूंगा, तो a क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि विपरीत काम करता है। अब देखो यहां क्या है, इसके बराबर मैंने आपको क्या बताया? गतिज ऊर्जा है। यदि मैं किसी पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ाऊंगा तो इन दोनों में से भी किसी ना एक में क्या होगा? परिवर्तन होगा। कंडीशन ये भी होती है कि दोनों में ही परिवर्तन हो रहा हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गतिज ऊर्जा क्या क्या करेगा? वो गति दोगुनी हो जाती है। वेलोसिटी, वेग, वेग को क्या कर रहा है? दुगना कर रहा है। जब वेग को दुगना कर रहा है तो कन्फर्म है कि उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी, अधिक होगी। लेकिन यहां देखो v वेलोसिटी में संबंध कैसा है? स्क्वायर का संबंध है। यदि मैं वेलोसिटी दुगनी करूंगा तो किसके बराबर होगी? 4 गुनी के बराबर होगी। तो आपका सही जवाब होता क्या कि यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा को यदि मैं दुगना कर दूं तो उसमें कैसा परिवर्तन होगा? 100 गुने का परिवर्तन होगा। वो कैसी हो जाएगी? 4 गुने का उसमें परिवर्तन होगा। तो आपका सही जवाब होता कौन सा? बी होता। इसका आप सही जवाब तभी बता पाते आप जब आपको इन चीजों का ज्ञान होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है? यहां से ज्यादा आपको जानकारी नहीं रखनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि यदि इस प्रकार का कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे ज्यादा किसकी होती है? किसकी होती है? पानी की, जल की होती है। जल का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? H2O लिखा जाता है। यदि इनमें परमाणु की संख्या का यदि अनुपात पूछा जाता है तो यहां अनुपात आएगा 2:1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने 2:1 कैसे लिख दिया? मैंने आपको ऐसे कहा कि H2O में परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं का अनुपात, या मैं इसको ऐसे कह दूं संख्याओं का अनुपात, कि हाइड्रोजन की संख्या तो कितनी है? 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। यहां H + H है और क्या है? O है। तो ये संख्याओं का अनुपात हो गया, या आप ऐसे कह सकते हो परमाणुओं का अनुपात हो गया। लेकिन यदि इसका आपको ऐसे पूछा जाए कि H2O का द्रव्यमान कितना होता है, यदि आपके पास द्रव्यमान के बारे में कहीं पूछा जाता है तो डायरेक्टली आपको पता रखना है क्या? H2O का द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18। अब इसके बारे में भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यहां 18 कैसे लिख दिया? तो आप इधर देखिए, H2O में मैंने आपको क्या बताया? द्रव्यमान कितना बताया? 18 बताया। हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन का एक का द्रव्यमान कितना होता है? 1। मैं से कह दूं परमाणु भार, वही बात है, 1 हो गया। लेकिन यहां हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजनों का परमाणु भार कितना हो गया? 2 हो गया, 1 + 1। जबकि एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। और हमारे पास यहां सम्मिलित रूप से H2O का परमाणु भार आता कितना? 18। आप सीख चुके होंगे अब H2O का परमाणु भार कितना होता है? 18। संख्याओं का अनुपात कितना होता है? 2:1। पानी का सूत्र, जल का सूत्र कितना होता है? H2O होता है। तो आप यहां से जान पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तापमान को किसी
विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? किसी भी तापमान को यदि हम डिग्री में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उस उपकरण के बारे में हमें यहाँ से बताना था। अब देखो, जब भी आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन नहीं आए तो सबसे पहले काम करना है हमें क्या, उसके ऑप्शनों को कट कीजिए। अब देखो, थर्मोकपल, इसके बारे में तो हमने कहीं आज तक पढ़ा ही नहीं होगा। थर्मोकपल बचे हुए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शनों को मैं आपको फुल लेंथ से समझाता हूं। देखो, पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर होता है अत्यधिक उच्च तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र को कहा जाता है क्या? पायरोमीटर। तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। पायरोमीटर के बारे में आपने क्या सीखा कि ऐसा यंत्र जो अत्यधिक उच्च तापमान को मापता है उसको क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। चलिए, इधर थर्मामीटर दिया हुआ है दूसरे वाले ऑप्शन में। जब बुखार हुआ होगा तो डॉक्टर के पास एक पेंसिल नुमा एक उपकरण होता है जिसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर। और उसको मुंह में डालकर हमारा बॉडी का टेम्परेचर मापा होगा उसने, तो बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए कौन सा लेते हैं? थर्मामीटर। अब बचा हुआ कौन सा आपके पास? थर्मोस्टेट। इस थर्मोस्टेट को डिग्री में, किसी विशिष्ट डिग्री को व्यवस्थित करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? थर्मोस्टेट का। तो आपका सही जवाब होता पांचवे का कौन सा? ए इसका सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरा जो पालक होता है, इस हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? अब देखो, कई बार आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि हरे पालक में प्रचुर मात्रा किसकी पाई जाती है, तो आपको पता रखना है कि हरे पालक में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो पोषक तत्व होता है वो होता है कौन सा? Fe, आयरन। जो पालक होता है, इस पालक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? आयरन पाया जाता है। लेकिन सर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है आयरन। जब आपके पास आयरन ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या करना है? अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास आयरन नहीं था, तो जब भी हम विटामिनों से रिलेटिव बातें पढ़ते हैं तो वहां हमने जाना होगा कि हरी सब्जियां जो होती हैं, जो दूध होता है, जो अंडा होता है, इनमें अधिकतर विटामिन पाए जाते हैं। उनमें विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है। लेकिन अधिकतर मैंने आपको क्या बताया कि विटामिन अधिकतर पाए जाते हैं हरी सब्जियों में, लेकिन विटामिन सी जो होता है वो दूध वाले में नहीं पाया जाता है। यानी कि दूध जो होता है ना, उस दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सिर्फ ऊंट के दूध में ही विटामिन सी पाया जाता है। बाकी किसी भी जीव के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में आते हैं, विटामिन ए हरी सब्जियों में पाया जाता है, विटामिन बी भी हरी सब्जियों में पाया जाता है, और विटामिन सी भी हरी सब्जियों में पाया जाता है। और पालक की काउंटिंग हम कहाँ करते हैं? हरी सब्जियों में ही करते हैं। तो आपका सही जवाब होता क्या? कि सभी विकल्प यहाँ सही हैं। तो आप सही जवाब तक पहुंच पाते। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से हाइड्रोकार्बन में मुख्य घटक है? हाइड्रोकार्बन जो एलपीजी है ना, इस एलपीजी का मुख्य घटक हमें यहां से बताना है। अब देखो, लास्ट ईयर जो ग्रुप डी के पेपर लगे थे, उस ग्रुप डी के पेपरों में एलपीजी का पूरा नाम भी पूछा हुआ है और सीएनजी का पूरा नाम भी पूछा हुआ है। दोनों का ही पूरा नाम पूछा हुआ है। तो दोनों का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम तो क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किसका नाम होता है? एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं उनका पूरा नाम होता है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हो। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जबकि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। अब देखो, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन, कौन सा हाइड्रोकार्बन? एलपीजी वाला। इस एलपीजी में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? जो एलपीजी होती है, इस एलपीजी के मुख्यतः 3 घटक पाए जाते हैं। एक तो होता है मीथेन, दूसरा होता है प्रोपेन, और तीसरा वाला होता है कौन? ब्यूटेन। ये 3 होते हैं भाई।
लेकिन अब हमारे पास तीनों ऑप्शन में एक साथ उपलब्ध नहीं है कहीं। तो मुख्यतः यदि हम सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं, मीथेन की मात्रा कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। यदि हम वरीयता देना चाहें तो इन दोनों को देंगे सबसे पहले, कि एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है और ब्यूटेन भी पाया जाता है। पाया तो मीथेन भी जाता है लेकिन इसकी मात्रा कम होती है इन दोनों की तुलना में। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो गया, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऐसा हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। यहां से हमारे पास कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। तो आपका सही जवाब होता सातवें का कौन सा, बी इसका सही जवाब होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गेलेना के नाम से जाना जाता है। गेलेना आपने सुना होगा कि जो शीशा आता है, जो लेड आता है, इस लेड का अयस्क होता है कौन सा, गेलेना। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गेलेना किसका अयस्क होता है। तो किसका अयस्क होता है, लेड का अयस्क होता है। ध्यान रखिएगा आप, आगामी एग्जाम्स के भी लिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गेलेना किसका अयस्क होता है, लेड का अयस्क होता है। अब पूछा हमें क्या है कि लेड को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो लेड होता है, इस लेड को लिखा जाता है किससे, पीबीएस से। किससे लिखा जाता है, पीबीएस से लिखा जाता है। यदि आपको कहीं गेलेना का सूत्र पूछे तो आपको बताना है क्या, कि गेलेना को पीबीएस से नोट करते हैं और पीबीएस को कहते हैं क्या। अब देखो ये जो पीबी है ना, इस पीबी को तो आपने क्या कहते हो, लेड कहते हो। और एस जो है उसको क्या कहते हैं, सल्फाइड कहा जाता है। तो आपके पास क्या बन गया, लेड सल्फाइड, यानी कि पीबीएस को क्या कहते हैं, लेड सल्फाइड कहते हैं। तो आपका सही जवाब होता कि गेलेना जो होता है, इस गेलेना को पीबीएस से भी लिखा जाता है और इसको और क्या कहते हैं, लेड सल्फाइड भी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होता कौन सा, बी इसका सही जवाब होता। तो आप यहां से इस बात को जान चुके होंगे कि गेलेना किसका अयस्क होता है, लेड का अयस्क होता है। और इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, लेड सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब बता चुका हूं, क्या होगा आपके पास सही जवाब, ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है। कि यानी आपके पास कहीं इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप यहां से सही जवाब कहां, किस सही जवाब तक पहुंचते, कि वायु की गुणवत्ता वाला सूचकांक जो होता है, इससे किसको नोट करते हैं, वायु की गुणवत्ता जो सूचकांक होती है इसमें नोट करते हैं किसको, वायु की गुणवत्ता को। किसको नोट करते हैं, वायु की गुणवत्ता को नोट करते हैं साहब। तो आपके पास यहां से सही जवाब होता कौन सा, बी यहां से सही जवाब होता। तो 9 नंबर का सही जवाब क्या होता, बी होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है। मौसम का मतलब है जैसे सर्दी वाला मौसम, गर्मी वाला मौसम, बरसात वाला मौसम। ऐसा जो मौसम होता किसी भी प्रकार का, एनी वन कोई सा भी मौसम हो, तो उस मौसम के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, वो हमें यहां से बताना है। तो सबसे पहले नोट कीजिए, ए ऑप्शन को पवन है। पवन देखो मौसम का ही हिस्सा होता है। जैसे पवन मैं आपके पास यहां ब्रैकेट में लिख दूं हवा। तो हवा किसका प्रकार होता है, मौसम का ही प्रकार होता है। जैसे हवा तेज रूप ले ले, कम ले ले, धीरे चले, तो ऐसा वाला सिस्टम किसमें होता है, मौसम से ही होता है। जैसे हवा नमी युक्त हवा चल रही है तो उसमें टेम्परेचर में कमी हो जाएगी। तो आप यहां से सीख पाए हो कि हवा वाला भी किसका पार्ट है, मौसम का। दूसरा तापमान, तापमान भी मौसम का ही एक हिस्सा होता है। तापमान भी एक मौसम का ही तत्व होता है। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन नमी भी किसका है, मौसम का ही एक तत्व है। तो आप 10वें नंबर का सही जवाब कौन सा लगाते, आपका सही जवाब होता कौन सा, डी इसका सही जवाब होता। और ये आप नोट कर पा रहे हो कि ये सभी के सभी क्वेश्चन कौन से हैं, दिल्ली पुलिस में पूछे हुए, आगामी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से देखिए और वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। और दोस्तों यदि इन क्वेश्चनों से रिलेटिव आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप सर्च भी कर सकते हो आरडी मैथ चार्जर, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां डेली वहां आपके लिए बहुत सी क्यूजेज होती हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए
क्या इस्तेमाल किया जाता है? अब देखो भूकंप जो है ना, उस भूकंप से रिलेटिव आपको 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके पास सामने है जो दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। लास्ट ईयर रेलवे में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जो क्या करती है, जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहा जाता है? रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस शाखा का नाम क्या होता है जिसमें हम भूकंप से रिलेटिव घटनाओं का अध्ययन करते हैं या भूकंप का अध्ययन करते हैं? उसको कहते हैं क्या? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी कहा जाता है। जहां कहीं भी आपके पास विज्ञान में लॉजी शब्द आता है ना, ये इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। तो हम इस विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? सिस्मो। सिस्मो का अर्थ क्या होता है? भूकंप। कहीं भी आपके पास सिस्मो वर्ड दिखाई दे, उसका अर्थ होता है क्या? भूकंप। जैसे मैंने आपके पास यहाँ क्या लिखा? सिस्मोलॉजी लिखा। तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं। यदि मैं आपके पास यहां ऐसे लिख दूं सिस्मोग्राफ, क्या लिख दूं? सिस्मोग्राफ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सिस्मो का अर्थ क्या होता है? भूकंप। यानी कि ये चीज भी किससे रिलेटिव है? भूकंप से रिलेटिव है। तो सिस्मोग्राफ, इसमें भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इसमें सिस्मोग्राफ में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन हमारे पास जो दिल्ली पुलिस में आया हुआ था, ये क्या था कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो स्केल काम में लेते हैं, उस स्केल को क्या कहा जाता है? उस स्केल को कहा जाता है क्या? रिएक्टर पैमाना। क्या कहा जाता है? रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। तो आपको 3 अलग अलग जानकारी यहां से मिल चुकी हैं। तो कि वह स्केल कौन सा होता है जिससे भूकंप को मापा जाता है? रिएक्टर स्केल होता है, या आप इसको रिएक्टर पैमाना भी कह सकते हो। विज्ञान की किस शाखा में भूकंप का अध्ययन करते हैं? सिस्मोलॉजी होती है। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी मिली है यहां से कि सिस्मोग्राफ क्या होता है? जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो आप यहां से इन सभी जानकारियों को रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? अब जैसे मीथेन जो होता है, मीथेन को लिखा जाता है किससे? CH4 से। लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम में यहां से सूत्र पूछा हुआ था कि मीथेन का निम्न में से कौन सा सूत्र होता है? ये जो मीथेन होती है ना, इस मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या? निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? पानी का। किसका होता है? पानी का। आपका सही जवाब होता कौन सा? बी इसका सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट 13वें नंबर का क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? चलिए तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटिव अन्य क्वेश्चनों को भी मैं यहां से आपको डिस्कस करवाता हूं। इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है वो। अब देखो, आपने जब नेत्र से रिलेटिव टॉपिक को कहीं पढ़ा होगा तो आप 3 अलग अलग दोषों के बारे में जाना होगा आपने वहां से। पहला वाला दोष कौन सा आता है? पहला वाला चलो लिख देते हैं, किसको? जरा दृष्टि दोष को लिख देते हैं। कि एक तो आपने पढ़ा होगा जरा दृष्टि दोष, और दूसरा आपने पढ़ा होगा कौन सा? निकट दृष्टि दोष आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट आता है कौन सा? दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट आता है कौन सा? दूर दृष्टि दोष आता है। अब देखो, यहां से तीनों के लिए अलग अलग प्रकार की लेंस काम में लेते हैं, और इन तीनों से रिलेटिव आपने किसी ना किसी एग्जाम में बैठा होगा तो इनसे रिलेटिव आपको क्वेश्चन भी मिला होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब देखिए आप, निकट दृष्टि दोष होता है नेत्र में, तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? इसके लिए जो लेंस काम में होते हैं वो होता है कौन सा? अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। तो आप पता रखिए यहां से कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दूर दृष्टि दोष। यानी कि इसमें दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं और पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो पास की चीजों को देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस काम में लिया जाता है।
दूरदृष्टि दोष अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अब सर जरा दृष्टि दोष क्या है? ये जरा दृष्टि दोष है कि ना तो इसमें पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। यानी कि इसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि जो दोष होता है, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, कौन सा? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। और द्विफोक्सी लेंस में उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। यानी कि जब दोनों लेंस एक साथ होते हैं उनको कहते हैं क्या? द्विफोक्सी लेंस, या इसको कहते हैं क्या? बायोफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बायोफोकल लेंस। दोबारा से आप समझिए, इधर निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है, जबकि जरा दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग किया जाता है? द्विफोक्सी, या आप ऐसे कह सकते हो उत्तल या अवतल, अथवा आप ये भी बोल सकते हो बायोफोकल लेंस। तो आपका सही जवाब होता कौन सा? बी इसका सही जवाब होता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास स्लाइड पे उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त, प्रोटीन, प्लाज्मा, पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है? कि ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो ब्लड में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है? तो ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जो ब्लड में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है? उसको कहते हैं कौन सा? एल्ब्यूमिन। इसके अलावा ब्लड में बहुत से प्रोटीन पाए जाते हैं, आपने सुना होगा ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, हिपेरिन। हिपेरिन तो क्या काम करता है? ब्लड को जमने नहीं देता है, यानी कि स्कंदन नहीं बनने देता है हिपेरिन। जबकि एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? ये ब्लड में पानी की मात्रा को नियंत्रण रखता है। कहीं आपको ऐसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है? 90% बताना है। या आपको ऐसे पूछा जाता है कि जल जो होता है, इस जल का सूत्र क्या होता है? अभी हमने सीखा कितना होता है, कौन सा होता है? H2O होता है। और इसका अणुभार कितना होता है? भार, अणुभार के बारे में आपको कहीं पूछे तो कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, ब्लड में पाया जाता है, और ब्लड में क्या काम करता है? ये ब्लड में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या? कि ऐसा कौन सा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अब देखो, दो यहां से चीजें आपको सीखने योग्य बातें पता रखनी चाहिए। एक तो होता है कौन सा? CO प्लस H2 होता है। एक तो होता है कौन सा? CO प्लस H2। इसको तो कहते हैं क्या? जल गैस। क्या कहते हैं? जल गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है? जल गैस। यही बात हमारे को ऊपर दी हुई है प्रश्न में कि कार्बन, CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस। तो आपका सही जवाब होता कौन सा? बी यहां से सही जवाब होता। लेकिन इसके अलावा आपको क्या सीखना है? यहां से एक और आता है कौन सा? CO को क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस दूसरे वाला होता है कौन सा? N2 होता है। कैसा होता है? N2 होता है। तो इसको कहते हैं कि कौन सी गैस? कोल गैस। कौन सी गैस कहते हैं? कोल गैस कहा जाता है। तो आप दोनों का सही से पता रखिए, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इस बात को। CO प्लस H2 क्या कहा जाता है? जल गैस। और CO प्लस N2 इसको क्या कहा जाता है? कोल गैस कहा जाता है। तो यहां से आपका सही जवाब होता कौन सा? बी होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन के स्थान पे कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है गुब्बारे में? वो होती है कौन सी? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना आता है? 2। परमाणु क्रमांक यानी कि कौन सा एलिमेंट आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? तो हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 आता है। और हीलियम किस प्रकार की गैस है? एक अक्रिय प्रकार की गैस है। किस प्रकार की गैस है? अक्रिय प्रकार की गैस है। और 18वें वर्ग में शामिल किया जाता है। इसमें कहाँ स्थित होती है? ये आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में उपस्थित होती है। यानी कि ऐसे आपके पास कहीं आवर्त सारणी होती है ना, तो ये आवर्त सारणी के इस कोने पर यहाँ ऊपर ही ऊपर उपस्थित होती है। कौन सी? हीलियम गैस। जबकि इधर की तरफ कौन सी होती है? हाइड्रोजन। अब दिमाग में आपके पास ऐसे आ रहा होगा कि सर हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है,
इस कारण गुब्बारे में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पे कौन सी गैस उपयोग में लेते हैं? हीलियम गैस का उपयोग लिया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? अब देखो, एक तो आप पढ़ते होंगे संभारिक और एक पढ़ते होंगे क्या, समस्थानिक। दोनों अलग अलग हैं। पहले तो आपको परिभाषा पता रखनी चाहिए इनकी कि समस्थानिक क्या होता है और संभारिक क्या होता है। समस्थानिक तो उन्हें कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या सभी की अलग अलग हो। जैसे कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है 1H1, दूसरे वाला होता है 1H2 और तीसरे वाला होता है 1H3। तो आप यहां से नोट कर पा रहे होंगे एक बात को कि नीचे सभी की संख्या समान है लेकिन ऊपर सभी की अलग अलग संख्या है। यानी कि जिन एलिमेंट की नीचे की संख्या समान हो और ऊपर की संख्या सबकी अलग अलग हो उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। ठीक इसके विपरीत प्रकार के होते हैं कौन? संभारिक, जिनमें नीचे की संख्या सबकी अलग अलग हो और ऊपर की संख्या सभी की क्या हो? समान। ऊपर की संख्या मतलब परमाणु भार और नीचे की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक। यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और परमाणु भार एक समान हो, उनको क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संभारिक। परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार एक समान हो, उन एलिमेंटों को कहते हैं क्या? संभारिक। लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या, इस परमाणु भार को ही कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यदि अलग अलग हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो जो संभारिक होते हैं इन संभारिकों का निर्माण होता है बीटा किरणों के उत्सर्जन से। आपने ऐसे सुना होगा कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं इनसे अल्फा किरण भी निकलती हैं, बीटा भी निकलती हैं और कौन सी निकलती है? गामा निकलती हैं। तो बीटा किरण के निकलने से किनका निर्माण होता है? संभारिकों का निर्माण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सबसे पहले तो हमें यहां से पता रखना था क्या कि जैव विविधता किसे कहा जाता है। यहां से इसके नाम से ही पता चल रहा है जैव विविधता, यानी कि जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता होती है ना, उस विविधता को कहते हैं जैव विविधता। और सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं इन वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। तो आपका सही जवाब होता 18वें का क्या? ए होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? जैसे हीटर वगैरह आप घर पे देखते होंगे, जो उसकी कुंडली आती है ना, उस कुंडली का वो जो कुंडली होती है वो कुंडली बनी हुई होती है किस धातु की? नाइक्रोम धातु की बनी हुई होती है। किस धातु की बनी हुई होती है? नाइक्रोम की। ये एएलपी की एग्जाम लोको पायलट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि हीटर की जो कुंडली होता है, हीटर का जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम धातु का बना हुआ होता है। एक क्वेश्चन तो आपको यहां से कहीं मिल सकता है एग्जाम में। दूसरी बात, क्वेश्चन जब दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये, तो पूछा गया था कौन सा? एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? जो जंजीर आती है ना, उस जंजीर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तंतु या फिलामेंट। क्या कहते हैं? तंतु या फिलामेंट कहा जाता है। तो 19 नंबर का सही जवाब होता क्या? ए होता। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, गारंटी या गिटार के तार में किस प्रकार की किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? यहां से आपको पता रखना था कि गारंटी या गिटार को जब बजाते हैं, गिटार में जो तार होता है इस तार से किस प्रकार की तरंग उत्पादित होती हैं, किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती हैं? तो वहां से होती है कौन सी? बी, यानी कि अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। जो तरंग होती हैं, जो वेव होती हैं, वो वेव 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग होती है और दूसरी वाली होती है कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। तो जो गिटार के जो तार में निकलने वाली जो तरंगे होती है वो कौन सा रूप होता है? वो तरंगों का अनुप्रस्थ रूप होता है। तो 20वें का आपके पास सही जवाब होता कौन सा? बी यहां से सही जवाब होता। चलिए अगला क्वेश्चन,
तो आप 21 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन से देख पा रहे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे से हल करना है, सही उत्तर बताना है। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को खालिस्तान दिया हुआ है आगे कि पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शनों को यहां से पढ़ना था हमें कि बिल्कुल नहीं देख सकते। देखो पारदर्शी होती है जो भी वस्तु पारदर्शी होती है, जो भी वस्तु हमारे पास क्या होती है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। एक होती है अपारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसको क्या करते हैं अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, उसे क्या कहते हैं पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। तो बिल्कुल नहीं दे सकता देखा जा सकता, तो ये तो इसका गलत होता। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो सही जवाब होता यहां से 21 का क्या बी यहां से सही जवाब होता कि पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। वो कौन सा, वो इस जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटिव ऑप्शन कौन सा होता सही कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किस वस्तु के द्वारा, पारदर्शी वस्तु के द्वारा। तो राइट आंसर होता आपका कौन सा बी यहां से सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां खालिस्तान के द्वारा होती हैं। पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां ऑप्शन में हमें बताना था कि किन के द्वारा होती हैं। अब देखो, चलो मान लो पेचिस को आप नहीं भी जानते हो तो मलेरिया को तो जानते होंगे, आपको बहुत बार हुआ भी होगा मलेरिया। अब देखो, एक तो होता है मलेरिया, बहुत बार स्टूडेंट के कंफ्यूज चलता है कि मलेरिया में कौन सा मच्छर काटता है और डेंगू में कौन सा मच्छर काटता है। आज के बाद आपके यहां से कंफ्यूज नहीं होने वाला है। मलेरिया जो होता है ये मलेरिया कब होता है, जब व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है, तब तो कौन सा होता है मलेरिया होता है। और डेंगू कब होता है, जब हम एडिज मच्छर की चपेट में आ जाते हैं। एडिज मच्छर जब काटता है तो कौन सा होता है डेंगू होता है। और मलेरिया कब होता है, मादा एनाफिलीज। तो आप दोनों को यहां से समझ पाए होंगे कि मलेरिया कब होता है जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है, और डेंगू कब होता है जब हम एडिज मच्छर की संपर्क में आए या एडिज मच्छर हमें काटता है, तब कौन सा होता है डेंगू। और मादा एनाफिलीज कौन सा होता है मलेरिया। लेकिन जो मादा एनाफिलीज होता है वो किसका प्रकार होता है, प्रोटोजोआ का प्रकार होता है। कौन सा होता है प्रोटोजोआ। तो यहां से आपके पास सही जवाब होता कि मलेरिया जो होता है वो मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ या एक कोशी के द्वारा होता है। तो 22वें का आपका सही जवाब होता कौन सा, डी यहां से सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है आपके पास, डेली लाइफ में आपके काम में भी आता है। डेली लाइफ में क्या, आप यूं भी कह सकते हो प्रत्येक सेकंड आपके पास ये क्वेश्चन काम में आता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे आप जीवित हो, आप जीवित क्यों हो, जब आप श्वसन की प्रक्रिया को आसानी से कर पा रहे हो। अब श्वसन की प्रक्रिया में एक तो प्रक्रिया यह है कि आप बाहर की जो एनवायरनमेंट में जो हवा है, जो गैसें हैं, उनको अंदर लेके जा रहे हो। दूसरी प्रक्रिया यह है कि आप अंदर बनी हुई विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं उनको कहाँ निकालते हो, बाहर निकालते हो। और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसको तो भाई आप प्रत्येक सेकंड काम में लेते हैं, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने, अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। देखो श्वसन में हम दो प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। कितनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं श्वसन में, श्वसन में हम दो प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। एक तो होता है कौन सा, निश्वसन। एक तो कौन सा होता है, निश्वसन होता है। कौन सा होता है, निश्वसन होता है। और एक कौन सा होता है, एक होता है परश्वसन। कौन सा होता है, परश्वसन होता है। अब देखो दोनों का मतलब क्या है। निश्वसन का मतलब होता है, आप समझिए, वैसे तो होने को तो ये होता है निश्वसन का बाहर निकालना, अंदर बनी जो गैस होती है उस गैस को बाहर निकालना, उसको तो क्या कहते हैं निश्वसन। और परश्वसन कहते हैं बाहर की एनवायरनमेंट में जो गैसें होती हैं उनको शरीर के अंदर लेना, उनको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं परश्वसन।
लेकिन आप इस बात को समझिए, निःशोचन का मतलब होता है, नि का मतलब नहीं से लीजिए आप, नहीं। जिस चीज को हमें आवश्यकता नहीं होती उसको कहाँ निकालते हैं, हम बाहर निकालते हैं। तो नहीं यानी कि क्या नहीं यानी क्या होता है, बाहर निकालना। निःशोषण वह प्रक्रिया जिसमें अंदर की गैस को कहाँ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। गैसों को कहाँ निकालते हैं, बाहर। और इसमें गैसों को, विभिन्न प्रकार की गैसों को क्या करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। कहाँ लेते हैं, अंदर। अब क्वेश्चन में हमें देखना था कि प्रशोषण के बारे में पूछा हुआ है या निःशोषण के बारे में पूछा हुआ है। निःशोषण कब आएगा, जब गैसों को हम कहाँ निकालें, बाहर। और प्रशोषण कब आएगा, जब हम विभिन्न प्रकार की गैसों को शरीर के अंदर लें। तो ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, शरीर के अंदर लेने की बात कही गई है यहाँ। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रशोषण कहा जाता है। जबकि निःशोषण कब कहते हैं हम, जब अंदर की जो वायु है, इस अंदर की वायु को, शरीर के अंदर की जो वायु है, इस वायु को कहाँ निकाले हम, बाहर निकाले, उसको क्या कहेंगे, निःशोषण। तो 23वें का आपका सही जवाब होता क्या, ए आपका सही जवाब होता। चलिए अगले से हमारा प्यारा सा जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, सामान्यतः खालिस्तान के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ओहो भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा हुआ है, ग्रुप डी का जो पेपर लगा था ना, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018। इससे पहले ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझिए आप दोनों चीजों को। यहां मैं से आपको दो चीजें समझाने वाला हूं कि सामान्यतः खालिस्तान की ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होती हैं। अब जो एक तो क्या होती हैं, धातु होती हैं, और एक क्या होती हैं, अधातु होती हैं। धातु होती हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं भाई, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि सामान्यतः के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड किसके होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, मैंने आपको क्या कहा, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो सामान्यतः के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। किसके होते हैं, अम्लीय, अधातुओं के होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होता, यहां से आपका सही जवाब होता सी, कि अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को सीख भी पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सुंदर सा क्वेश्चन है आपके पास, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित रखा जाता है। ये 90% में दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि इस समय जो भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस समय इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अधिकतर के दिमाग में आ रहा है कि सर उत्तर केरोसिन होना चाहिए। लेकिन बच्चे, जो केरोसिन है ना वो गलत है, तो गलत पढ़ रहा है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा क्या, पानी, जल। जल इसका सही जवाब होगा। क्यों सर, कि यहां तेरे को क्या दिया हुआ है, फास्फोरस, यहां सोडियम थोड़ी दिया हुआ है। अधिकतर बच्चे पढ़ने के आधार पे गलत पढ़ते हैं, जल्दबाजी में। तो आपको भाई जल्दबाजी किसकी है, आराम से पढ़िए आप, कि वायुमंडल में ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है। तो फास्फोरस को रखते हैं किसमें, जल में। जबकि यहां आपके पास आता है क्या, कि सोडियम को किसमें रखते हैं। यहां फास्फोरस की जगह आपके पास दिया हुआ होता ना क्या, सोडियम। यहां आता आपके पास क्या, सोडियम, यानी कि Na लिखा हुआ था। Na, सोडियम यदि आता ना, तब आपका सही जवाब होता क्या, केरोसिन। लेकिन जब आपके पास फास्फोरस होगा तब आपका सही जवाब होगा क्या, जल। जब ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ था तो यहाँ फास्फोरस दिया हुआ था कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। क्यों क्यों रखते, क्योंकि इसका हवा से संपर्क नहीं हो सके। तो सही जवाब आपका क्या होता, कि जब फास्फोरस को ऑक्सीजन से बचाना हो तो किस में रखते हैं, जल में। और जब सोडियम को यदि हमें हवा के संपर्क से बचाना है तो उसको रखते हैं किसमें, केरोसिन में रखते हैं। आगे की ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन आग उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यक है? अरे भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमारे पास तीन पास घटक दिए हुए हैं। एक तो आपके पास घटक दिया हुआ है कौन सा? ईंधन। दूसरा घटक दिया हुआ आपके पास वायु। तीसरा वाला घटक दिया हुआ आपके पास क्या? गर्मी। तीन ऑप्शन है आपके पास और यहां दिया हुआ क्या कि आग उत्पादन करने के लिए कौन से घटक आवश्यक होते हैं? आग यानी कि हमें यदि कहीं आग जलानी हो तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट बात वहां क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि हवा होनी चाहिए। भाई एक तो बी तो सेकंड तो अनिवार्य है, ठीक, क्योंकि कोई भी वस्तु जलाई जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब आप जलाओगे कब? जब आपके पास ईंधन होगा, फ्यूल होगा, तभी तो आप जलाओगे। बगैर फ्यूल किसको जलाओगे आप? तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट तीसरा जो है आपके पास, वो तीसरा है क्या? गर्मी। गर्मी यानी कि किससे जलाओगे? आपके पास कोई ना कोई साधन तो होगा ना जलाने का। आग तो उत्पन्न करोगे तभी तो आपके पास आग उत्पन्न होगी। जैसे कि आपके पास माचिस की तिल्लियां वगैरह होंगी तो वहां क्या होगी आपके पास? आप वहां गर्मी पैदा कर सकते हो। यानी कि जैसे कि आप ऐसे कह दो नमी वाले क्षेत्रों में क्या होती है, जैसे माचिस की तिल्लियां उल्लियां कई बार नहीं जलती हैं बरसात के मौसम में। क्यों नहीं जलती हैं? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, वायुमंडल में जो जल होती है उस जल को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेती है वस्तु, जिससे वो गीली हो जाती है और वो आसानी से नहीं जल पाती है। तो वहां क्या होनी चाहिए? गर्मी होनी चाहिए। तीनों ही आपके पास सही जवाब होते हैं कि कहीं हमें आग उत्पन्न करनी है तो तीनों ही चीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो आपके पास यहाँ सही जवाब होता 26 का कौन सा? डी यहां से सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल कहलाता है कि वह जल कौन सा होता है जो भौम जल स्तर के नीचे उपस्थित होता है? इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा? कांस्टेबल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से सही जवाब होता कि उस जल को क्या कहते हैं? भूजल कहा जाता है। कौन सा जल कहा जाता है? भूजल कहा जाता है। सही जवाब होता कौन सा? बी होता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन वर्षा का एक रूप नहीं है? यानी कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शनों में से हमें चुनना था कि वर्षा का कौन सा प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा घटक नहीं है, कौन सा रूप नहीं है। अब देखो हिमपात, ये तो वर्षा का ही रूप है, आप जानते भी होंगे। वर्षा तो है ही है, इसमें सी ऑप्शन तो है ही। होल जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ओस जो होती हैं वर्षा के कारण होती हैं। लेकिन भाई कोहरा, कोहरा का मतलब है धुंध। क्या है? धुंध। कभी आपके पास बरसात का कारण थोड़ी होती है धुंध। धुंध तो अक्सर वहां जमा होती है जहां प्रदूषण, जो वायु होती है ना वहां की, वो प्रदूषण यदि ज्यादा है, प्रदूषित यदि ज्यादा है तो वहां कोहरे का जमा होता है। जैसे दिल्ली में अक्सर दिन में भी धुआं चारों तरफ फैला रहता है। क्या वहां रोजाना अक्सर बारिश होती है? बारिश का कारण है? नहीं। आपका सही जवाब होता 28 का क्या? कोहरा। कि वर्षा का एक रूप नहीं है। कौन सा? कोहरा। कि वर्षा पे निर्भर नहीं करती है कौन? धुंध। धुंध किस पे निर्भर नहीं करती है? वर्षा पे निर्भर नहीं करती है। सही जवाब होता कौन सा? बी होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सुंदर सा क्वेश्चन है, विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? विमान जो ऊपर उड़ते हैं उनकी ऊंचाई की गणना करने के लिए जो हम उपकरण काम में लेते हैं उस उपकरण को कहते हैं अल्टीमीटर। क्या कहते हैं? अल्टीमीटर कहते हैं। कौन सा उपकरण? अल्टीमीटर से हम ऊंचाई मापते हैं वाहनों की। तो सही जवाब होता 29 का क्या? सी होता। कि जो वायुयान होते हैं इस वायुयान की ऊंचाई मापते हैं किससे? अल्टीमीटर से। एक बात और यहां से आपको पता रखनी है, क्या? एक्टिनोमीटर। हवा की गति को मापता है कौन? एक्टिनोमीटर। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो कि हवा जो होती है इस हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर से किसका उपयोग, अल्टीमीटर में किसका उपयोग करते हैं हम? जब ऊंचाई माप करने के लिए हम जिस उपकरण की सहायता लेंगे वो कौन सा होगा? अल्टीमीटर ही होगा। तो आपका सही जवाब होता 29 का क्या? सी होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, परमाणु प्रतिक्रिया में जिसमें एक भारी नाभिक लगभग
बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कोई भी आपके पास एक कोई भारी नाभिक है और यदि ये भारी नाभिक दो अलग अलग छोटे छोटे बराबर माप के यदि नाभिकों में टूट जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखो, इसके ठीक विपरीत प्रकार की एक और क्रिया होती है। जब दो अलग अलग नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करें, देखो दोनों प्रक्रिया अलग अलग है। बड़े नाभिक से दो छोटे अलग नाभिक बनना या दो छोटे मिलकर एक बड़े का निर्माण करना। तो देखो ये तो टूट रही है, विखंडन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? तो विखंडन। क्या हो रहा है? विखंडन। और यहां ये जुड़ रही हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम? संलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? संलयन कहेंगे। और यदि नाभिक टूट रहे हैं या नाभिक जुड़ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को तो क्या कह देंगे? नाभिकीय। क्या कह देंगे? नाभिकीय कह देंगे। और इस प्रक्रिया को क्या कह देंगे? नाभिकीय संलयन कह देंगे। क्या कह देंगे? नाभिकीय संलयन कह देंगे। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। चलिए, तो आप समझ पाए होंगे कि दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है। विभाजित ये इधर वाला हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो सही जवाब होता हमारा कौन सा? सी होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उसके बारे में हमें यहां से बताना था कि जो अवरक्त जो तरंग होती है, ये अवरक्त तरंग एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग ही होती है। तो आपका सही जवाब होता ए होता। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों से रिलेटिव पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कुनेन निकाला जाता है? अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। कुनेन किससे निकाला जाता है? तो कुनेन किससे निकाला जाता है? सिनकोना वृक्ष से निकाला जाता है। तो 32 नंबर का सही जवाब होता आपका क्या? सी होता। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडा लाइम इनमें से किसका मिश्रण होता है? सोडा लाइम, आप कंफ्यूज में चलते होंगे। एक तो होता है, देखो यहां से दो चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो होता है क्या? सोडा लाइम। क्या होता है? एक तो होता है सोडा लाइम और एक होता है क्विक लाइम। क्या होता है? क्विक लाइम। ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपको बहुत बार कंफ्यूज भी करती हैं ये दोनों चीजें। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा? सोडा लाइम पूछा। तो सोडा लाइम तो कहते हैं क्या? सी ए, ओ सॉरी, यहां से होता हमारा क्या? सोडा लाइम जो होता है, ये सोडा लाइम तो क्या होता है? Na2CO3। और इसको जानते होंगे आप, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं क्या? धोने का सोडा। क्या कहते हैं? धोने का सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोने का सोडा कहा जाता है। तो सोडा लाइम या क्विक लाइम आपको पूछे तो सोडा लाइम तो क्या होगा? Na2CO3, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं या धोने का सोडा कहते हैं। अब क्वेश्चन में तो हमें यही बात पूछी कि सोडा लाइम इनमें से किसका मिश्रण होता है? जो सोडा लाइम होता है ना, ये मिश्रण होता है किसका? NaOH का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और जो बुझा हुआ जो चूना होता है उसका मिश्रण होता है। तो आपका सही जवाब होता सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है? NaOH और CaOH के होल ट्वाइस के मिश्रण के बराबर होता है। और जो क्विक लाइम होता है, ये क्विक लाइम कौन सा होता है? CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। और इस वाले को कहते हैं क्या? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एग्जाम में और कंफ्यूज भी करता है बहुत से स्टूडेंटों को। तो क्विक लाइम CaO, यानी कि बिना बुझी हुई चूने को कहते हैं। और सोडा लाइम सोडियम कार्बोनेट
धोने के सोडे को कहते हैं, जिसका सूत्र क्या आता है, Na2CO3 होता है। और Na2CO3 या जो धोने का जो सोडा आता है वो किसका मिश्रण होता है, NaOH और CaOH के होल ट्वाइस के बराबर होता है। तो आप दोनों ही चीजों को यहां से समझ पाए होंगे। आप इनको नोटबुक में भी नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये, आगामी एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे आपका स्कोरिंग बढ़ाने वाली है ये। चलिए, पेट्रोलियम खालिस्तान का एक मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, पेट्रोलियम मिश्रण होता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, कौन, पेट्रोलियम। तो आपका सही जवाब होता क्या, ए, यहां से आपका सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल गैस इनमें से किसका मिश्रण होता है। इससे पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस क्वेश्चन में और उस जो हमने पहले डिस्कस किया है इसी प्रकार का क्वेश्चन, उसके ऑप्शनों में अंतर था, ऑप्शन अलग अलग थे। दोनों ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे हुए हैं, अलग अलग पारियों में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपको ऐसे बताया था, एक तो क्या होती है, जल गैस होती है, और एक क्या होती है, कोल गैस होती है। एक कौन सी होती है, कोल गैस होती है। और दोनों को बहुत अच्छे से समझाया भी था आपको कि जो जल गैस होती है, ये जल गैस किसे कहते हैं, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 का यदि मिश्रण होता है कहीं, उसको तो कहते हैं क्या, जल गैस। क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन का यदि कहीं मिश्रण होता है तो उसको कहते हैं क्या, कोल गैस कहते हैं। दोनों में कुछ ना कुछ समानता है, इस कारण बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज में चलते हैं कि सर कोल गैस क्या होती है, जल गैस क्या होती है। तो जल गैस तो किसे कहते हैं, CO+H2 होती है, उसको तो क्या कहते हैं, जल गैस। और कोल गैस किसे कहते हैं, CO+N2। जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था ना, उसके ऑप्शन कुछ अलग थे, आप अच्छे से नोट कीजिएगा कि वो जो पहले वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना, उसमें ये वाली चीज ऊपर दी हुई थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं। और अब हमें यहाँ पूछा कि जल गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है, CO+H2। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा, सी हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की तरफ मोड़ता है। अब देखो, जहां कहीं भी आपने लेंस पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया होगा टीचर ने क्या, कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इस प्रकार का लेंस, और एक प्रकार का होता है कुछ इस प्रकार का लेंस। एक कुछ इस प्रकार का होता होगा, इसको तो कहते हैं कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और इसको कहते हैं कौन सा, अवतल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस का क्या काम करता है, इस पे गिरने वाले प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जबकि अवतल क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, अब देखो, जब आपको इन दोनों की जानकारी है ना, तो अब आप आसानी से इसका उत्तर बता पा रहे होंगे। कौन सा लेंस उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की तरफ मोड़ता है, फैलाने को लिए नहीं कह रहा है, अंदर की तरफ मोड़ता है। तो भाई अंदर की तरफ यही तो मोड़ रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। तो आपका सही जवाब होता कौन सा, ए, यहां से हमारा सही जवाब होता। लास्ट ईयर ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जितने भी हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको देखिएगा, अच्छे से नोट करिएगा इन क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन, 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा अधिक है। अब देखो, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा हुआ क्या है कि कौन सा कलर ऐसा है जिसकी ऊर्जा इन बाकी तीन से ज्यादा है। तो आप विबग्योर का क्रम पता रखें, आप ऐसे पढ़ा होगा आपने कहीं, विबग्योर, आप ऐसा कहीं पढ़ा होगा। तो जो ऊर्जा का क्रम आता है ना, वो नीचे से आता है। सबसे ज्यादा जो कलर होता है कौन सा, बैंगनी, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद इंडिगो की होती है, इसके बाद ब्लू की होती है, ग्रीन की होती है, येलो की होती है, फिर ऑरेंज की होती है, और फिर क्या होती है, लाल रंग की होती है। तो यहां हमें वरीयता देनी थी सबसे पहले किसको,
बैंगनी कलर को देनी थी, बैंगनी कलर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो बैंगनी को काटिएगा आप। इंडिगो आसमानी भी हमारे पास नहीं है तो इसको भी काट दे। ब्लू नीला हम अब हमारे पास दिया हुआ है, कौन सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कौन से कलर की ऊर्जा सबसे अधिक है दिए हुए ऑप्शनों में, किसकी है, नीले रंग की है। यदि वैसे आपको डायरेक्टली पूछा जाता है तो किसकी होगी, बैंगनी की होगी। तो आप ये क्रम पता रखिएगा। चलिए, तो आप सही जवाब को जान पाए होंगे यहां से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्नेहक वे पदार्थ होते हैं जो खालिस्तान, स्नेहक चिकनाट देने वाले पदार्थ कौन से होते हैं भाई। स्नेह का मतलब है चिकनाट, घर्षण कौन से में ज्यादा होता है, जो चिकनाट युक्त पदार्थ होते हैं ना, चिकनाट युक्त पदार्थ जैसे तेल हो गया। मान ले मेरे जो हाथ है, इन हाथों के बीच में मैंने तेल लगाया तो अब घर्षण ज्यादा होगा या कम होगा, अब घर्षण ज्यादा होगा। जैसे कि ग्रीस वगैरह होता है ना, मशीनों में कई बार ग्रीस का उपयोग करते हैं जिससे क्या हो, उनमें घर्षण क्या हो, कम हो सके। तो स्नेह युक्त वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, स्नेह युक्त पदार्थ होते हैं। यानी कि चिकनाट युक्त यदि कहीं पदार्थ है वहां घर्षण क्या होगा, कम होगा। तो सही जवाब होता है यहां से कौन सा, बी होता। अगला क्वेश्चन, अगला 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदलता है। अब जो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को जो भी स्टूडेंट, उनमें एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इस उत्तर को नहीं बता पा रहा होगा, इस क्वेश्चन के उत्तर को नहीं बता पा रहा होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि जब से आपने साइंस पढ़ना शुरू की है और आज तक इसका हजारों बार तो आपने नाम सुन चुके होंगे। जहां कहीं भी एक कोश की आता है वहां आप नाम लेते हो किसका, अमीबा का। और ये अमीबा जो होता है ये अपना आकार भी बदलता रहता है। तो आपका सही जवाब होता 39 का क्या, ए होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं हैं। कौन सी नलिकाएं हैं जो पाइप की तरह काम करती हैं भाई। और पूछा हुआ क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई प्यारा सा पेड़ है, ये हमारे पास एक प्यारा सा पेड़ है, ये हमारे पास एक प्यारा सा बहुत अच्छा चित्र बना है। नजर मत लगा ना भाई मेरे चित्र को। पौधों में मिट्टी से जल, यहां मिट्टी है, यहां क्या है, मिट्टी है। मिट्टी से जल यानी कि जड़ जो होती हैं, पौधे की जो जड़ होती हैं वो किसका अवशोषण करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का भी अवशोषण करती हैं। तो उन अवशोषण करने के लिए पौधे में क्या पाई जाती हैं, जो नलिकाएं पाई जाती हैं वो किसकी होती हैं। अब देखो, आपने ऐसा कहीं मैटर पढ़ा होगा क्या, संवहनी उत्तक। और ये संवहनी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक तो संवहनी उत्तक होता है कौन सा, जाइलम। कौन सा होता है, जाइलम होता है। और एक होता है कौन सा, फ्लोएम। कौन सा होता है, फ्लोएम होता है। अब जाइलम क्या काम करता है, जो पौधा होता है इस पौधे की जो जड़ होती हैं इन जड़ों से जल का अवशोषण करता है और पौधे के सभी हिस्सों में भेजने का काम करता है कौन, जाइलम। यानी कि जल व पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है कौन करता है, जाइलम। जाइलम किसका प्रकार है, संवहनी उत्तक। और यही बात हमारे को क्वेश्चन में पूछी गई है। जबकि फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम काम करता है जैसे पत्तियां खाना बनाती हैं, पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खाना बनाती हैं। और जो खाना बना हुआ जो खाना होता है उस खाने को पौधे के सभी हिस्सों में भेजने का काम करता है कौन सा उत्तक, फ्लोएम। यानी कि भोजन का परिवहन करता है, किसका परिवहन करता है, भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन कौन सा उत्तक करता है, फ्लोएम करता है। जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है, वो करता है कौन सा, जाइलम। दोनों का आप पता रखिए, बहुत से एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोनों के दोनों। तो आप समझ पाए होंगे यहां से कि पौधे में जो मिट्टी होती है इस मिट्टी से जल व पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह जो नलिकाएं होती हैं वो किसकी होती हैं, वो होती हैं संवहनी उत्तक की। तो आपका सही जवाब होता यहां से कौन सा, बी यहां से सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन से देख पा रहे होंगे कि हरा तोता या ब्रैकेट में लिखा हुआ है विट्रियम का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो, एक तो आप सुनते होंगे हरा तोता के बारे में। किसके बारे में सुनते होंगे? हरा तोता के बारे में सुना होगा आपने। एक आप नाम सुना होगा आपने किसका? नीला तोता का। दोनों को आप यहाँ से जानिए कि नीला तोता क्या होता है और हरा तोता क्या होता है। हरा तोता को तो कहा जाता है किसको? फेरस सल्फेट को। किसको कहा जाता है? FeSO4 को तो क्या कहा जाता है? फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है? हरा तोता कहा जाता है। लेकिन जो नीला तोता आता है, जो कॉपर सल्फेट आता है CuSO4, इसको क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट या CuSO4 को क्या कहा जाता है? नीला तोता। जबकि हरा तोता किसको कहा जाता है? फेरस सल्फेट को कहा जाता है। तो आप यहां से सही उत्तर बताते अपना क्या? ए बता पाते। चलिए अगले से हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ एंड तक बने रहिए आप हंसते मुस्कुराते ही। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के विलयन में पारित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दुधिया हो जाता है? वह दुधिया क्यों हो जाता है भाई? हमें यह बताना था कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस चूने के पानी के विलयन में पारित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दुधिया हो जाती है? वह दुधिया किस संयोजन के निर्माण से हो जाती है? तो वहां निर्माण होता है किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम सल्फेट का, या कैल्शियम ऑक्साइड का। तो वहां निर्माण होता है किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसके कारण वह दुधिया कलर का हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैविक अम्ल नहीं है? जैविक अम्ल किसे कहा जाता है? वे अम्ल जो जंतुओं से या जंतुओं के बने हुए उत्पादों से या पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैविक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, इसको कहते हैं क्या? नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल ये किस में बनता है? अम्ल वर्षा में ये बनता है। तो ये तो जैविक अम्ल नहीं है भाई। जबकि एसिटिक अम्ल ये किस में होता है? ये होता है किसमें? सिरका में। किसमें होता है? सिरका में। मैलिक अम्ल ये किस में होता है? सेव में पाया जाता है। जबकि सिट्रिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में। सेव, नींबू और जो सिरका में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो तो जैविक अम्ल के उदाहरण होते हैं। जबकि नाइट्रिक अम्ल जो अम्लीय वर्षा के दौरान बनता है वो जैविक अम्ल का उदाहरण नहीं होता है। तो 43वें का सही उत्तर बताते कौन सा? ए। क्योंकि जैविक अम्ल कौन सा नहीं है उसके बारे में हमें यहां से बताना था। तो राइट आंसर बताते अपना क्या? ए बताते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा खालिस्तान pH वाले अक्षेप को संदर्भित करता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, हमें ये यहां बताना था ऑप्शन वाइज। अब देखो यहाँ ऑप्शन भी बिल्कुल सीधे हैं। यदि आप बहुत कम जानकारी भी रखते हो अम्लीय वर्षा की, तब भी आप इसका सही आंसर बताते। और वो सही आंसर आप कब बता पाते? जब आपको कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातों का नॉलेज होता कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और उदासीन। जैसे ये जो पीएच स्केल होता है ना, इस पीएच स्केल पे विस्तार होता है 0 से 14। ये बात रेलवे की एग्जाम में पूछी हुई है कि पीएच जो स्केल होता है उसमें विस्तार कहां से कहां तक होता है? तो कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 तक होता है। और इसका एक मिड पॉइंट आता है, वहां लिखा हुआ होता है कितना? 7 लिखा हुआ होता है। 7 से पहले का मान तो क्या कहलाता है? अम्लीय मान कहलाता है। कौन सा मान कहलाता है? अम्लीय। जबकि 7 से बाद वाला और 14 से पहले वाला क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और जो अम्लीय वर्षा होती है, तो जो अम्लीय जो वर्षा होती है ना, इस वर्षा का पीएच मान होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम।
अब जब छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा तो आपने सीधा सा ऐसे पढ़ा होगा कि वह वर्षा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। जब आप बड़े हो गए हो तो अब आपको ढंगनाचे की परिभाषा पता होनी चाहिए कि वह वर्षा जिसका पीएच मान 5 या 5.5 से कम होता है उस वर्षा को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। अब देखो ऑप्शन वाइज 7 के बराबर 7 वाला तो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। तो डी ऑप्शन तो हमारे पास ऑप्शन बाहर होता। 7 से अधिक वाले को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। सी ऑप्शन भी नहीं आता। 5 से कम वाले को, या हमारे पास बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहां से इसका सही उत्तर होता 5 या 5 पॉइंट से कम। जिस भी वर्षा का पीएच मान होता है उस वर्षा को कहते हैं क्या, अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो यहां से 44वें का आपका सही जवाब होता क्या, बी होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। चलिए तो आप बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन चुका है। आगे भी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हो रहे हो तो वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी प्रकार का पूछा जा सकता है। निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा होता है। आपने भूरा कोयला तो पढ़ा होगा कहीं, भूरा कोयला ये तो पढ़ा होगा कि सर ये नया ही क्वेश्चन कहाँ से लेके आ गए आप। अरे भाई मैं मेरे घर से नहीं लेके आया इस क्वेश्चन को, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि निम्न खनिजों में से कौन सा ऐसा खनिज है जिसे भूरा हीरा भी कहा जाता है। सर हमने भूरा कोयला तो पढ़ा है, भूरा कोयला किसको कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं, लिग्नाइट। लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार होता है और इस कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं और इसी को कहा जाता है क्या, भूरा हीरा कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होता क्या, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं और लिग्नाइट को ही भूरा हीरा भी कहा जाता है। तो 45वें का आप राइट आंसर बताते क्या, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर बता पाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारिश की बूंदें गोलाकार खालिस्तान होने की वजह से हैं कि बारिश की जो बूंदें होती हैं वो हमेशा गोलाकार होती हैं। क्योंकि उनके पृष्ठ तनाव के गुण के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोल होती हैं। इससे पहले ये रेलवे की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी ने भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्यों किसके कारण होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। तो आपका सही जवाब होता कौन सा, डी 46वें का सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं होता है। किसका मौलिक मात्रक नहीं होता है, वजन का कभी भी मौलिक मात्रक नहीं होता है। तो राइट आंसर बताते आप कौन सा, बी बता पाते। बहुत इजी क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है, भाई डेली लाइफ में काम में आने वाला क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है, कौन सा करता है, उबला हुआ पानी करता है, भाप करता है, सूर्य की किरण करती है, गर्म हवा करती है। ये तो ऑप्शन से ही बाहर है। सी जो ऑप्शन है ना आपके पास, सी, इसको तो आप ऑप्शन से ही बाहर रखते, क्योंकि इससे ज्यादा तो हमें जलन पैदा महसूस होती है किससे, उबलते हुए पानी से और भाप से भी होती है, गर्म हवा से भी हमें इतनी नहीं होती है। अब हमें उत्तर बताना था, या तो ए बताते या क्या बताते, बी बताते कि भाप से हमें अधिक जलन पैदा होती है या उबलते हुए पानी से। उबलते हुए पानी से अधिक जलन हमें महसूस होती है किससे, भाप से। किससे होती है, भाप से होती है। ऐसा क्वेश्चन देखो राजस्थान पुलिस में भी पहले पूछा हुआ गया है, इसके बाद ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है और अब आगे आपके आने वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन छप सकता है। तो निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है, भाप। किससे अधिक जलन पैदा होती है, भाप से हमें अधिक जलन महसूस होती है। तो सही आंसर होता यहां से कौन सा, बी होता। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से
लिखित में से किसका बना हुआ होता है? जो हमारे पथरी बनती है, हमारे जो गुर्दे में जो किडनी में जो पथरी बनती है, वो किसका रूप होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो ग्रुप डी का जो पेपर लगा था ना, उस ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। उससे पीछे एनटीपीसी 2016 का पेपर लगा था, उस पेपर में भी ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि पथरी किस क्रिस्टल यौगिक की बनी हुई होती है? तो किस क्रिस्टल यौगिक की बनी हुई होती है पथरी? कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी हुई होती है। तो आपका सही जवाब होता क्या? डी होता। 49वें का आप सही जवाब होता आपका क्या? डी होता कि कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी हुई होती है कौन? पथरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लाता हूं मैं आपके सामने। ओस ओस्टिगमेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्न में से किसका लेंस काम में लिया जाता है, या किस प्रकार का लेंस काम में लिया जाता है? अभी कुछ ही समय पहले हमने जाना था कि एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, और एक जरा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको ऐसे कहा था कि इसमें अवतल लेंस काम में लिया जाता है। दूर जो दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि जरा दृष्टि दोष होता है इसमें द्विफोक्सी लेंस को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है भाई? द्विफोक्सी लेंस को काम में लिया जाता है। लेकिन सर अब तो हमारे पास नया ही आया है। तो भाई ये नया नहीं है, ये पुराना ही है। ओस्टिगमेटिज्म में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? अब देखो इस वाले रोगी में क्या होता है कि ऐसी जो लाइनें आती हैं ना, ऐसी लाइनें खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें आती है ना, इनका ये जो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट इसका निर्धारित नहीं कर सकता है। इस रोग का जो रोगी होता है वो इस बिंदु का निर्धारण नहीं कर सकता है। तो इसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? जो बेलनाकार जो लेंस होते हैं, जो सिलेंड्रिकल जो लेंस होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको चारों ही चीजें बता चुका हूं। निकट दृष्टि अवतल, दूरदृष्टि दोष उत्तल, जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी, और अब एक नया आया है 50 नंबर का एस्टिगमेटिज्म। तो उसमें क्या कौन सा लेते हैं? सिलेंडरी नुमा लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? अब निष्क्रिय गैस किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में उपस्थित जो गैसें होती हैं उन गैसों को कहा जाता है निष्क्रिय गैस। उनको अक्रिय गैस भी कहते हैं। उनको और क्या कहते हैं? शून्य समूह में शामिल होने वाली गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य समूह में शामिल गैस भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो हीलियम आती है, एक नियोन आती है, एक आर्गन आती है, एक क्रिप्टोन आती है, और एक जीनोन आती है। ये आती हैं विभिन्न प्रकार की। अब देखो यहाँ क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो निष्क्रिय गैस होती है वो होती है कौन सी? आर्गन। कौन सी होती है? आर्गन। यानी कि 18वें वर्ग में जो उपस्थित जो गैस होती है ना, उन गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी होती है? आर्गन गैस होती है। उसी के बारे में हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी निष्क्रिय गैस होती है जो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। तो कौन सी होती है? आर्गन होती है। राइट जवाब होता आपका क्या? बी होता। अगला, सबसे नरम धातु कौन सी होती है? अरे भाई 5वीं क्लास में ऐसे पढ़ा होगा कि सबसे तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोना जो धातु होती है ना, वो धातु सबसे तन्यता का गुण रखती है और आघात वर्धनीयता का गुण भी सबसे कम होता है। किसमें? सोने में। तो सोने को किससे लिखते हैं? एजी से लिखते हैं या एयू से लिखते हैं? बहुत बार स्टूडेंट के कंफ्यूज चलता है कि सोने का प्रतीक चिन्ह एजी होता है या एयू होता है। जो एजी होती है ना, ये एजी तो होती है क्या? चांदी। चांदी का प्रतीक चिन्ह होता है एजी, और सोने का प्रतीक चिन्ह होता है क्या? एयू। तो सबसे ज्यादा जो नरम धातु होती है, आपको क्वेश्चन अलग अलग वे से पूछा जा सकता है कि सबसे नरम धातु कौन सी होती है? सोना होती है। मैंने आपको बताया
तो राइट जवाब होता क्या आपका डी होता सोना। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको अलग वे से पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धातु होती है जिसमें तन्यता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो तन्यता का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, सोने में ही पाया जाता है। यदि इसी क्वेश्चन को अलग वे से आपको दे कि वह धातु कौन सी होती है जिसमें आघात वर्धनीयता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आघात वर्धनीयता का गुण भी सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, सोने में ही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। अब वही वनस्पति घी क्या होता है, ऐसे आप सुनते होंगे डालडा वाला घी, ऐसे सुनते होंगे आप कहीं। तो वनस्पति जो तेल होते हैं, इन्हें यदि वनस्पति तेलों से यदि हमें क्या बनाना है, वनस्पति घी बनाना है, क्या बनाना है, वनस्पति तेलों से यदि वनस्पति घी हमें बनाना है, तो उसके लिए जो गैस काम में लेते हैं वो गैस होती है कौन सी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो आपका सही जवाब होता कौन सा, ए होता कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होता आपका क्या, ए होता। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर कहलाती है। वायुमंडल में 5 अलग अलग प्रकार की परतें होती हैं, उनको क्रम से देखिए। सबसे पहले आती है कौन सी, शोभ मंडल। कौन सी आती है, शोभ मंडल। दूसरी जो आती है समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरी जो आती है वो आती है कौन सी, मध्य मंडल। कौन सी आती है, मध्य मंडल। नेक्स्ट आती है आयन मंडल। इनको आप क्रम से ही पता रखिए, कई बार आपको इनका क्रम भी पूछ लेता है एग्जामिनर। शोभ मंडल फर्स्ट आती है कौन सी, शोभ मंडल। सेकंड आती है समताप मंडल। तीसरे नंबर पे आती है मध्य मंडल। नेक्स्ट आती है आयन मंडल। और सबसे बाद आती है कौन, बाह्य मंडल। कौन सी आती है, बाह्य मंडल। अब देखो क्या कह रखा है कि वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर कहलाती है। ओजोन स्फीयर किसको कहते हैं, समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल को ओजोन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत पाई जाने के कारण ही इस मंडल को क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। किसको, समताप मंडल को। समताप मंडल का दूसरा नाम होता है स्ट्रेटोस्फीयर या मेसोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। इनको इंग्लिश में यदि हम कहें ना तो इनको कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहते हैं, मेसोस्फीयर इसको कहते हैं। ये इनका इंग्लिश वर्जन है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा, मेसोस्फीयर। किस मंडल को कहते हैं, ओजोन मंडल को, या ओजोन परत वाली जो मंडल होता है उसको कहते हैं कौन सा, मेसोस्फीयर। जबकि स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है किसको, शोभ मंडल को। तो सही जवाब होता आपका कौन सा, डी यहां से आपका सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप यहां से इस क्वेश्चन का सही जवाब जान पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के पीला होने का कारण क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि ताजमहल का पीला होने के कारण का जिम्मेदार क्या है, वो है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि जब अम्ल वर्षा होती है ना, इस अम्ल वर्षा में एक तो पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यानी कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जो ताजमहल का जो कलर है उसको क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं। तो क्या कारण है ताजमहल का पीला होने के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो सही जवाब होता आपका क्या, सी होता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन सी रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है? विचलन का मतलब होता है मुड़ना। क्या होता है? यहाँ जो विचलन है ना, इस विचलन का अर्थ है क्या? मुड़ना। क्या है? मुड़ना। कि जैसे हमारे पास ये कोई प्रिज्म है, ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जैसे ही कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण निकालते हैं, जैसे ही इससे श्वेत प्रकाश की किरण यदि हम निकालते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती हैं, 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इसी को कहते हैं क्या? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखो, हमारे को एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो पूछा हुआ क्या था कि विचलन कौन सा अधिक दिखाता है? विचलन का अर्थ मैंने क्या बताया? मुड़ना। कौन सा कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है? अब देखो, इनका क्रम आता है विबग्योर, ऐसे आता है, ऐसे आता है। सबसे पहले कौन है यहाँ नजदीक? कौन सा है? बैंगनी है, वोयलेट है। कौन सा है? बैंगनी है। और देखने के आधार पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज्यादा मुड़ कौन सा कलर रहा है? बैंगनी कलर मुड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो राइट आंसर होता आपके पास क्या? ए होता, कि जो प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन से रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है? बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलन दिखाता है। और इसके बाद कौन सा दिखाता है? इंडिगो दिखाता है। इसके बाद ब्लू दिखाता है। इसके बाद ग्रीन दिखाता है। इसके बाद दिखाता है पीला, ऑरेंज, और सबसे कम विचलन दर्शाता है कौन सा? रेड कलर, लाल कलर सबसे कम विचलन दिखाता है प्रिज्म में। चलिए, तो आप यहां से सही जवाब तक पहुंच पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रकाशिक घटना के कारण ग्रहण होता है? ग्रहण जानते हो आप? सूर्य ग्रहण होता है एक तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। एक होता है कौन सा? चंद्र ग्रहण। एक तो कौन सा होता है? सूर्य ग्रहण। और एक होता है कौन सा? चंद्र ग्रहण। तो ये जो ग्रहण होते हैं ना, ग्रहण, ये बनते हैं छाया बनने के कारण। किसके बनने के कारण? छाया बनने के कारण। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब घटित होती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिसमें एक की छाया दूसरे पे गिरती है। तो छाया बनने के कारण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण घटित होता है। तो किस प्रकाशिक घटना के कारण ग्रहण होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं क्या? नहीं भाई, अपवर्तन के कारण नहीं होते हैं। प्रतिबिंब के कारण भी नहीं होते हैं। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है विवर्तन के कारण भी नहीं होता। आपका सही जवाब होता है यहां से सी, कि किस प्रकाशिक घटना के कारण ग्रहण होते हैं। तो यहां से जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आप सही जवाब बताते क्या? सी बता पाते। तो चलिए कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? सौर कुकर जो गर्म होता है ना, वो होता है अवरक्त किरणों के कारण। किसके कारण होता है? अवरक्त किरणों के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट शरीर में खालिस्तान के रूप में संग्रहित होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होती हैं। अब देखो, जैसे व्रत वगैरह करते होंगे आप, तो आपने नोटिस किया होगा कि व्रत वाले दिन हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्योंकि हमारी बॉडी पहले से ऊर्जा को स्टोर रखती है। जब इमरजेंसी में हम खाना नहीं खाते हैं या व्रत वगैरह करते हैं, उस दिन पूरे दिन हमारी बॉडी को वो जो संग्रहित जो ऊर्जा है, ऊर्जा किस रूप में होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। और कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। और ऊर्जा किसके रूप में मिलती है? ग्लूकोज। ये किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? एटीपी के। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो, ये काम कौन करता है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में खालिस्तान के रूप में संग्रहित रहती है। यानी कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित रहती है वो किसके रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। जबकि पेड़ पौधे जो होते हैं, इन पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित रहती है वो किसके रूप में रहती है? वो रहती है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में रहती है? स्टार्च के रूप में। यानी कि पेड़ पौधों के रूप में
कार्बोहाइड्रेट किस में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में रहता है। और हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। तो सही जवाब होता आपका क्या? ए। यहां से सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन, शुद्ध मणिभीय रूप से पृथक पहला किण्वक एंजाइम कौन सा था? वो तो कौन सा था? यूरीज था। कौन सा था? यूरीज। जबकि लाइपेज तो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है हमारी बॉडी में। आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वसा का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। तो यहां से 60 का सही उत्तर बताते आप कौन सा? सी यहां से आपका सही जवाब होता। तो यहां तक तो आप क्वेश्चनों को जान पाए होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर बताइए आप मेरे को कि निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। जो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना था कि कौन सा इसमें ईंधन नहीं होता है। यूरेनियम भी होता है भाई, यूरेनियम भी होता है, थोरियम भी होता है, रेडियम भी होता है, लेकिन हीलियम यहां से हमारा सही उत्तर होता, क्योंकि यहां हमें नहीं वाला पूछा हुआ है। तो आपका राइट आंसर होता कौन सा? हीलियम। और हीलियम आप जानते होंगे एक अक्रिय गैस होती है। कैसी गैस होती है? अक्रिय गैस होती है। और ये आवर्त सारणी के जो परमाणु क्रमांक होता है इसका आवर्त सारणी में वो कितना होता है? 2 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ऐसा आप जानते होंगे। आपको 30 तक के तो परमाणु क्रमांक एज इट इज पता होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में आपको डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, जिंक का कितना होता है, लोहे का कितना होता है, और कुछ विशेष पता होने चाहिए जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है। जैसे कि आप आगे आने वाली जो रेलवे की एग्जाम है वहां आपको डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चांदी का कितना होता है। तो आप भाई इनका पता रखिएगा। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक तो पूरी दुनिया जानती होगी कि आवर्त सारणी में 1 नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन आता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पानी में घुलनशील होती है? जो 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में बताना था कि कौन सी गैस पानी में घुलनशील होती है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपको उदाहरण के वैसे में समझाता हूं। जब आप पानी में डुबकी लगाते हो तो आप अंदर की जो वायु है ना उसको बाहर छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। वो जो आप बाहर छोड़ते हो ना श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, जो गैस उसमें CO2 की मात्रा होती तो बाहर भी है, लेकिन वहां कम होती है। हम छोड़ते 4% है CO2 की मात्रा। लेकिन वो जो CO2 है ना, वो गैस एक बुलबुले के रूप में पानी से कहाँ आ जाती है? बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं होती है। ना ही क्लोरीन घुलनशील होती है, ना ही हाइड्रोजन सल्फाइड पानी में घुलनशील होती है। लेकिन अमोनिया यानी कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है कौन सा? NH3 अमोनिया। ये पानी में घुलनशील होने वाली एक गैस होती है। तो आपका सही जवाब होता क्या कि जो अमोनिया जो होता है, ये अमोनिया वाली जो गैस होती है पानी में क्या होती है? घुलनशील होती है। सही जवाब होता आपका क्या? डी होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? आज तक 2010 से 2020 तक ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं बचा हुआ है जहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। लास्ट टाइम जो राजस्थान पुलिस की 2018 में लगी थी वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं। और यही बात दिल्ली पुलिस में पूछी हुई है 2017 में। और ये रेलवे में तो पता नहीं कितनी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा सही से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमारे पास ये क्या है? किसी भी एलिमेंट का नाभिक है।
और इस नाभिक के बाहर की तरफ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। और जो नाभिक होता है, देखो कोई भी जो परमाणु होता है ना, इस परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन जिसे ई माइनस से दिखाते हैं, और दूसरे वाला कौन सा होता है, दूसरे वाला होता है प्रोटॉन जिसे पी प्लस दिखाते हैं, और तीसरे वाला होता है कौन सा, न्यूट्रॉन जिसे एन जीरो से, यानी कि उदासीन, जीरो नहीं है ये, उदासीन आवेश लिखी हुई है इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। लेकिन इन 3 में से प्रोटॉन पी प्लस एन, प्रोटॉन तो कहाँ निवेश करता है, किसी भी एलिमेंट के नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, कक्षाओं में। कहाँ चक्कर लगाता है, कक्षाओं में। अब आपको ऐसे पूछा जाए कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ निवेश करता है, तो कक्षाओं में बताना है। जबकि नाभिक में कौन कौन निवेश करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है, सॉरी न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, उदासीन। जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, तो नाभिक में मौजूद कण कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका यहां से सही जवाब होता क्या, सी, कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन निवेश करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जबकि कक्षाओं में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन निवेश करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको समझा हुआ है, आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। इनसे रिलेटिव मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, उसमें आप समझ सकोगे, उसमें आप जान सकोगे कि वास्तविक इमेज क्या होती हैं और आभासी इमेज क्या होती हैं। जो आभासी इमेज होती हैं, इन आभासी इमेजों को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्हें क्या नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वही बात हमें ऊपर दी हुई है कि समतल दर्पण द्वारा बनाई हुई छवियां जिन्हें हमें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, स्क्रीन मतलब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं, आभासी इमेज कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन नाभिक या प्रभाव, सूक्ष्म नाभिकीय प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है। कैपिलरी से रिलेटिव कौन सा उदाहरण नहीं है, घास में पानी का ऊपर चढ़ता है, कैपिलरी क्रिया के द्वारा चढ़ता है, ये तो उदाहरण है। अश्रु नलिका के माध्यम से आंसू का बहना, ये भी इसका उदाहरण है। साबुन के पानी का निर्माण, ओहो, साबुन के बुलबुले का निर्माण होना, साबुन के बुलबुले का निर्माण होना, ये कैपिलरी क्रिया से रिलेटिव नहीं है। तो यहां से आपका सही जवाब होता कौन सा, सी होता। जबकि ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण करना, यह भी उदाहरण होता है किसका, कैपिलरी क्रिया का। किसका होता है, कैपिलरी क्रिया का उदाहरण होता है। तो आपका सही जवाब होता यहां से कौन सा, सी होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं। जो कीट पतंग आते हैं ना, छोटे जो कीट पतंग आते हैं, इन कीट पतंग में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन में जंजाल तो कुछ बड़ा दे रखा है कि गैसों का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। तो हमें यहां से जनरली क्वेश्चन में समझना था कि कीटों में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। कीटों में श्वसन की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा। जबकि मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ये बात आपको एग्जाम में पूछी जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए फेफड़ा। क्या होनी चाहिए, फेफड़ा। जबकि आपको मेंढक के बारे में पूछा जाए कि मेंढक में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, देखो मेंढक त्वचा के द्वारा भी करता है, और किसके द्वारा करता है, मेंढक फेफड़े के द्वारा भी कर सकता है। क्योंकि मेंढक उभयचर होता है, जब वो पानी में रहता है तो वो किसके द्वारा करता है, फेफड़े के द्वारा करता है। और जब वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है तब वो किसके द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा करता है। जबकि मछली जो होती है
मछली कहाँ होती है? पानी में होती है। और ये मछली हमेशा श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से करती है? गलफड़ों के द्वारा करती हैं। किसके द्वारा करती हैं? गलफड़ों के द्वारा करती हैं। तो यहां से आपकी कीटों के बारे में यदि आपको पूछा जाता है तो आपका सही जवाब होता क्या? ट्रेकिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा? अब देखो प्रकाश संश्लेषण आता है ना, ये तो यहां से ऑप्शन से बाहर था, क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा तो अपना भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है। परिवहन यहाँ आता नहीं, वाष्पीकरण यहाँ आता नहीं। क्या आता यहाँ से? वाष्पोत्सर्जन। क्या आता? वाष्पोत्सर्जन। यहाँ तो 8th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सही कर देता पढ़ने के माध्यम से ही, कि पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। जबकि पौधा खाना बनाता है, पौधा भोजन बनाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है भोजन? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। और पौधे में कौन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पत्तियां बनाती हैं। इसी कारण पत्तियों को रसोई घर भी कहा जाता है, रसोईया भी कहा जाता है, आप ये भी कह सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? भाई विद्युत ऋणात्मक, आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला गुण रखता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला गुण कौन रखता है? फ्लोरीन। विद्युत ऋणता का मतलब होता है, देखो एक तो होता है विद्युत धनात्मक और एक होता है विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। देखो इलेक्ट्रॉन एक तो त्यागना, एक तो होता है त्यागना और एक ग्रहण करना। कोई भी एलिमेंट जब भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पे कौन सा आवेश आता है? माइनस। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तब कैसा आवेश आता है? पॉजिटिव आवेश आता है। जैसे मैं आपके पास ऐसे कह दूं H प्लस, H प्लस का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर। यहाँ H माइनस है, H माइनस का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। जब भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है तो धनात्मक बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो क्या बनता है? माइनस। तो विद्युत ऋणी वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, और विद्युत धनात्मकता वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, और विद्युत ऋणी वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता होती है किसकी? फ्लोरीन की। आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणी वाला तत्व होता है कौन सा? फ्लोरीन। तो आप जान पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, हंसते मुस्कुराते इसका जवाब भी दीजिए आप। पॉलीथीन तथा पीवीसी खालिस्तान के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन और पीवीसी खालिस्तान किसके उदाहरण है भाई? ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो आपका सही जवाब होता 69 नंबर का क्या? बी होता। नेक्स्ट अगला है, अगला ये क्वेश्चन आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है ये, और जो 2017 में जो दिल्ली पुलिस के पेपर लगे थे, इन पेपरों में जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इकट्ठा किया है और आपको यहाँ समझाया है बहुत अच्छे वे से। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं? जो एसी होती है, जो फ्रिज होता है, इसमें कौन से किसके घटक होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के घटक होते हैं। ये ओजोन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन जो परत होती है, इस ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस आती है वो आती है कौन सी? क्लोरोफ्लोरो। कौन सी आती है? क्लोरोफ्लोरो। और ये पटाखों से भी निकलती है। कहां से निकलती है? पटाखों से भी निकलती है। पटाखों से भी इस गैस का उत्पादन होता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने होंगे तो उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे वे से समझ में आए होंगे। और इन क्वेश्चनों से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस के लिए। जो दिल्ली पुलिस आपके लगने वाली है एसएससी के अकॉर्डिंग, तो एसएससी के लिए भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का
एक वीडियो लेके आने वाला हूँ और मेरे साथ वीडियो में सफ़र किया होगा एंड तक, तो आपका प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।